नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 8वीं की दूसरी पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का चौथा अध्याय, पाठ का नाम है युगों का दौर। इसको पढ़ते हुए समझेंगे। इसके अंतर्गत पहला बिंदु है गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद की भावना और साम्राज्य को। इसी के पहले जो बिंदु है इसका अध्ययन करेंगे। गुप्त शासनकाल में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद, मौर्य शासन की सत्ता की समाप्ति व भारत का नया रूप, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद, मौर्य शासन सत्ता की समाप्ति और भारत का नया रूप। मतलब मौर्य साम्राज्य का अवसान हुआ, वो समाप्ति हुआ, उसकी जगह शुंग वंश ने ले ली। इसका शासन क्षेत्र थोड़ा सा था। दक्षिण में बड़े बड़े राज्य उभर रहे थे। उत्तर में काबुल से पंजाब तक भारतीय यूनानी फैल गए। मेनांडर, जिसने भारत पर हमला तो किया लेकिन स्वयं भारतीय चेतना से प्रभावित होकर बौद्ध हो गया और राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मतलब कौन सा राजा था जो राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? भारतीय विचारधारा में घुल मिल गया, बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर राजा मेनांडर था, राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार भारतीय यूनानी संस्कृतियों का मेल हुआ। दूसरा है कुषाण काल। कुषाण काल मध्य एशिया में शक लोग ऑक्सस नदी की घाटी में बस गए। युइची सुदूरपुर से आए। इन्होंने इन लोगों को उत्तर भारत की ओर धकेल दिया। ये शक बौद्ध और हिंदू हो गए। युइचियों का एक दल कुषाण था। उन्होंने शक्ति पाकर सब पर अधिकार कर उत्तर भारत तक विस्तार करके शकों को पराजित किया। शक दक्षिण की ओर चले गए और पूरे उत्तर और मध्य एशिया पर कुषाणों का शासन हो गया। मतलब कुषाण वंश का शासन स्थापित, जिसका प्रमुख राजा कनिष्क ने शासन सत्ता संभाली। तो आपसे पूछा राजा कनिष्क किस वंश से था? कुषाण वंश ने। किसको पराजित किया? शकों को। इस समय बौद्ध धर्म सब और प्रसिद्धि पा चुका था। अगला है कुषाण साम्राज्य में विभिन्न संस्कृतियों का मेलजोल। कुषाण साम्राज्य की राजधानी आधुनिक पेशावर के निकट थी। तक्षशिला का विश्वविद्यालय भी उसके निकट था। यहाँ बहुत से राष्ट्रों के लोग आते थे। यहाँ भारत की मुलाकात सिथियनों, युइचियों, ईरानियों, यूनानियों, तुर्कों, चीनियों से होती थी। इन सब संस्कृतियों ने एक दूसरे को प्रभावित किया और आपसी प्रभावों के फलस्वरूप नवीन मूर्तिकला और चित्रकला शैली का जन्म हुआ। चीन और भारत भी संपर्क में आए। इस प्रकार यह चीनी, ईरानियों, भारतीयों की संस्कृतियों का अद्भुत मेल का समय था। और इसी काल के समय में बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों में विभाजन हुआ। तो बौद्ध धर्म का दो संप्रदाय में बंटना। कुषाण काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बट गया, हीनयान और महायान। दोनों के मत आपस में सदा टकराते रहते थे। नागार्जुन जो बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन दोनों के बहुत बड़े विद्वान थे, उन्हीं के कारण भारत में महायान की विजय हुई। तो जो चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? कनिष्क के समय में, और उसमें महायान का विजय हुआ। महायान के सिद्धांतों का प्रचार चीन में भी हुआ, लेकिन दक्षिण के लंका और बर्मा में हीनयान को ही मानते रहे। मतलब दो शाखाओं में बटी, हीनयान और महायानी। महायानी लोग बुद्ध की पूजा करते हैं उसके सिद्धांतों को मानते हैं, परंतु हीनयान मूर्ति पूजा नहीं करते। अगला बिंदु है कुषाणों का भारतीयकरण व गुप्त शासन की शुरुआत। कुषाणों ने पूरे भारत का संगठन कर भारतीयकरण किया। नई नई जातियां जो भारत में आती रही उनका इन्होंने जमकर विरोध किया। इसी समय एक अन्य शासक चंद्रगुप्त ने नए हमलावरों को मार भगाया और एक नए शक्तिशाली विशाल साम्राज्य कायम किया। इसी से गुप्त काल शासन काल की नींव 320 ईस्वी में रखी गई। और इसलिए गुप्त शासन की नींव कब रखी गई? 320 ईस्वी में रखी गई। इस शासनकाल में अनेक शासकों जो युद्ध, शांति, कलाओं आदि में निरंतर सफलता पाते रहे। अगला बिंदु है राष्ट्रीय भावना का विकास। एक के बाद एक विदेशी जातियां भारत में आती गई, विस्तार पाती चली गई। उन्हीं के नए नए नियमों, रीति रिवाजों, कार्य क्षेत्र में भारतीय लोगों को विचलित कर दिया। ऐसे में पुराने ब्राह्मण समाज ने सजातीय राज्य कायम करने का प्रयास किया। बाहरी जातियों ने केवल राजनीतिक ढांचे को ही प्रभावित न करके सांस्कृतिक आदर्शों,
सामाजिक ढांचे के लिए भी खतरा पैदा कर दिया। इन सबसे भारतीय धर्म, दर्शन, इतिहास और परंपरा, रीति रिवाज और सामाजिक ढांचा सभी प्रभावित हुए। जब भारतीयों ने इसका विरोध किया तो इसे ब्राह्मणवाद या हिंदूवाद का नाम दिया गया। यही राष्ट्रवाद का प्रतीक बना और यही राष्ट्रीयता का भाव आज तक भारतीयों में मौजूद है। मतलब राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ गुप्त शासन काल में। अगला बिंदु है ब्राह्मण समाज का राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रतीक बनना। बौद्ध धर्म मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय धर्म था, विश्व धर्म था। इसी का सहारा पाकर अनेक जातियों का आगमन भारत में होता रहा। इसलिए पुराना ब्राह्मण समाज बार बार राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रतीक बना, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि भारत में हिंदूवाद समाप्त हो। कौन नहीं चाहते थे? ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण जाति के लोग। वो नहीं चाहते थे कि भारत में ब्राह्मण धर्म का क्या हो, अंत हो, हिंदू धर्म का अंत हो। गुप्त शासकों का समृद्ध शक्तिशाली होना। अगला बिंदु, गुप्त शासकों का समय बहुत प्रबुद्ध, शक्तिशाली, अत्यंत सुसंस्कृत और तेजस्विता से भरपूर था। फिर भी उसमें साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां विकसित हो गई। इनका सबसे प्रभावशाली, शक्तिशाली शासक समुद्रगुप्त हुआ, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। साहित्य और कला की दृष्टि से यह शानदार समय था। लगभग 150 वर्षों तक गुप्त वंश ने उत्तर में एक बड़े शक्तिशाली और समृद्ध राज्य का शासन किया। किसने? गुप्त वंश। 150 वर्षों तक। अब हुणों का शासन। मध्य एशिया से गुप्त साम्राज्य के शासकों पर हुणों ने आक्रमण किया, जो गोरे हुण कहलाते थे। कौन से? गोरे हुण। उनका रंग गौरवर्ण था। उन्होंने भारत के अत्यधिक लूटपाट की और यशोवर्मन के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया। किसके नेतृत्व में? यशोवर्मन के नेतृत्व में। उनके राजा मिहिरगुल को बंदी बना लिया गया, लेकिन गुप्त वंश के शासक बालादित्य ने उसके प्रति उदारता का व्यवहार कर उसे लौटा दिया। लेकिन मिहिरगुल ने फिर कपटता से आक्रमण कर दिया और हुणों का शासन लगभग 50 वर्षों तक रहा। गुप्त वंश के किस शासक ने उनके सरदार किसको बंदी बना लिया? मिहिरगुल को। हर्षवर्धन का उभर कर आना। अगला बिंदु है हर्षवर्धन का उभर कर आना। सातवीं शताब्दी के आरंभ में भारत के कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी में भारत के कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने शक्ति पाकर उत्तर से लेकर मध्य भारत तक एक बड़े शक्तिशाली साम्राज्य स्थापना की। वह कट्टर बौद्ध था। उसका महायान संप्रदाय काफी हद तक हिंदूवाद से मिलता जुलता था। उन्होंने बौद्ध व हिंदू धर्मों को बढ़ावा दिया। इसी समय चीनी यात्री हुआन त्सांग भारत आया। तो यह कहते हैं हुआन त्सांग किसके समय आया भारत? चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय में। उन्होंने भारत की प्रशंसा को अपनी लेखनी से उभारा। हर्षवर्धन स्वयं कवि, नाटककार था, इसलिए उसने अपनी राजधानी उज्जैनी को भारतीय सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। मतलब हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? उज्जैनी। उज्जैनी को सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। हर्षवर्धन की मृत्यु 648 ईस्वी में हुई। इस समय अरब के रेगिस्तानों से अफ्रीका और एशिया में फैलने के लिए इस्लाम सिर उठा रहा था। इसी समय अफ्रीका और अरब के रेगिस्तानों में इस्लाम सिर उठा रहा था। अगला बिंदु है दक्षिण भारत। अब दक्षिण भारत में क्या प्रभाव हुआ? दक्षिण भारत में क्या प्रभाव? दक्षिण भारत पर विदेशियों का प्रभाव कम रहा, क्योंकि जो भी विदेशी भारत में आए वे उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर से आए। दक्षिण भारत अपनी दस्तकारी, समुद्री व्यापार हेतु प्रसिद्ध था। समुद्र के रास्ते अपार व्यापार होता था। यूनानियों ने वहां अपनी बस्तियां भी बनाई। रोमन सिक्के भी दक्षिण में पाए गए। उत्तर में विदेशियों के बार बार आक्रमण से तंग आकर हाथ से काम करने वाले लोग जैसे राजगीर, शिल्पी, कारीगर दक्षिण में जाकर बस गए। मतलब उत्तर में विदेशियों के बार बार आक्रमण होने से तंग आकर ये लोग कहाँ चले गए? दक्षिण भारत की ओर चले गए। इस प्रकार दक्षिण पुरानी कलात्मक परंपराओं का केंद्र बना और उत्तर नई धाराओं से प्रभावित हुआ। तो कलात्मक परंपराओं का केंद्र बना दक्षिण भारत और नई नई धाराओं से प्रभावित हुआ उत्तर भारत। मौर्य साम्राज्य का यहाँ अंत होने के बाद यहाँ के राज्य अपने आप में फलते फूलते रहे। अपने आप में क्या रहे? फलते फूलते रहे।
अगला बिंदु है शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके, मतलब शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके। तो इसके अंतर्गत बताया गया है कि पहला बिंदु है भारत के अस्तित्व का कायम रखना और शांतिपूर्ण और व्यवस्थित जीवन। भारत में विदेशियों के बार बार आक्रमण, बदलते साम्राज्यों की स्थापना के बावजूद भी देश में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित शासन के लंबे दौर चले। मौर्य, कुषाण, गुप्त और दक्षिण भारत में आंध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट, मतलब याद रखना कि मौर्य, कुषाण और गुप्त ये उत्तर में थे, और दक्षिण में आंध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट के अलावा और भी ऐसे राज्य हैं जहां 200, 300 वर्षों तक निरंतर शासन व्यवस्था कायम रही। बाहर से आने वाली जातियों ने जल्दी ही अपने आप को भारतीय सभ्यता संस्कृति में ढाल लिया। यदि कभी दो राज्यों व जातियों के मध्य किसी प्रकार का कोई युद्ध होता था तो शासन सत्ता की ओर से बहुत कम हस्तक्षेप किया जाता था। इतिहास के पूर्व सर्वेक्षण में यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत चाहे कितने ही साम्राज्यों के दौर से गुजरा हो, लेकिन यूरोप की अपेक्षा यहाँ शांतिपूर्ण व व्यवस्थित जीवन अधिक रहा। शासकों की स्थिरता यहाँ अधिक रही। जब अंग्रेजी शासन ने सत्ता संभाली उस समय देश अवनति के मोड़ पर था। जब देश शासन सत्ता संभाली उस समय देश अवनति के मोड़ पर था। राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था टूट चुकी थी। इसी कारण ही वह राज कायम हो सका, मतलब राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था टूट चुकी थी, इसी कारण अंग्रेजों का शासन कायम हो सका। अगला बिंदु है प्रगति बनाम सुरक्षा। प्रगति बनाम सुरक्षा, इसके तहत है भारत में जिस सभ्यता का विकास निरंतर होता रहा उसका मूल आधार स्थिरता और सुरक्षा थी। मतलब सभ्यता का विकास उसका मूल आधार क्या थी? स्थिरता थी, सुरक्षा थी। वर्ण व्यवस्था और संयुक्त परिवारों के ढांचे इसी बीच निर्मित किए गए थे और इन्होंने इस हेतु पूरा सहयोग भी दिया। नेहरू जी को एक बार दिलचस्प लगती थी कि भारतीय दर्शन इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति का विकास हो, व्यक्तिवादी दृष्टिकोण था। क्या ये बात क्या है? ये बात बड़ी महत्वपूर्ण लगती है नेहरू जी को कि एक बात दिलचस्प लगती थी कि भारतीय दर्शन इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति का विकास हो, अर्थात व्यक्तिवादी दृष्टिकोण था। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को करने हेतु स्वतंत्र था, लेकिन साथ ही सामाजिक ढांचा सामुदायिक था और समाज में रहकर सामाजिक और सामुदायिक रीति रिवाजों का सख्ती से पालन करना पड़ता था। एक और विशेषता यह थी कि कोई ऐसा कानून या सामाजिक नियम न था कि रीति रिवाजों या तौर तरीकों को बदला न जा सके। आवश्यकता पड़ने पर इनमें बदलाव किया जा सकता था। इसी लचीलेपन के कारण भारतीयों ने विदेशी तत्वों को आत्मसात किया। मतलब क्या किया? आवश्यकता पड़ने पर इन्हें बदला जा सकता था और इसी लचीलेपन के कारण, इसी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण भारतीयों ने विदेशी तत्वों को आत्मसात किया। पूर्ण समन्वय, भारतीयों ने समन्वय अर्थात मेल मिलाप को सदा बढ़ावा दिया। इस हेतु व्यक्ति के बाहरी और भीतरी तथा मनुष्य और प्रकृति सभी के बीच समन्वय करने का प्रयास किया गया। इसी आधार पर भारत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का विकास हुआ और विविधता पर एकता की मोहर लगी। अगला बिंदु, गांवों की मजबूत नींव। भारतीयों का ग्रामीण ढांचा सदा ही मजबूत रहा। कितने ही शासक बदलते रहे, लेकिन इस व्यवस्था की नींव सदा कायम रही। बाहर से आने वाले लोग सतही स्तर पर भले ही इसमें हलचल मचाते रहे, लेकिन अंदरूनी स्वरूप को न हिला सके। राजसत्ता भले ही निरंकुश रही, मतलब निर्दयी रही। रीति रिवाजों और कानूनों को नियंत्रित किया गया, लेकिन कोई शासक ग्राम समुदाय के सामान्य और विशेष अधिकारों में आसानी से हस्तक्षेप नहीं कर पाया। परंतु ग्रामीण जनजीवन के जो सामान्य विशेष अधिकार, जो कानून रीति रिवाज, उनमें हस्तक्षेप नहीं कर पाया। भारत की उदारता, हर तत्व जो बाहर से भारत में आया, भारत ने अपनी लचीली संस्कृति कारण उसे अपने में मिला लिया। इसी प्रकार भारतीयों ने बहुत कुछ विदेशियों से लिया और बहुत कुछ विदेशियों को दिया। भारत से आने वाला जो भी अलग थलग रहा वह या तो नष्ट हो गया या उसने भारत को कोई न कोई नुकसान ही पहुंचाया। अगला बिंदु है भारत का प्राचीन रंगमंच। इसके तहत देखते हैं भारतीय रंगमंच का स्वरूप। भारतीय रंगमंच अपने मूल में संबंध, विचारों में
और अपने विकास में पूरी तरह से स्वतंत्र था। इसका मूल रूप हमारे पुराने वेद ग्रंथों में मिलता है, जिसका स्वरूप नाटकीय था। रामायण और महाभारत में विभिन्न नाटकों का उल्लेख है। कृष्ण लीला से संबंधित गीत, संगीत, नृत्य में रंगमंच उभर कर आया, यानी नाटक से संबंधित। महान व्याकरण पाणिनि ने भी अनेक नाटकों की रचना की। नाटकों का पूर्ण व स्पष्ट विवरण। तीसरी शताब्दी में नाट्य कला पूर्ण विकास कर चुकी थी, क्योंकि इस काल से पूर्व की जो नाट्य रचनाएं मिली हैं उनके साथ लेखक का नाम भी स्पष्ट होता है। भास एक ऐसे नाटककार हुए जिन्होंने 13 नाटकों का एक संग्रह लिखा। अश्वघोष में के नाटक प्रमुख हैं, जो ताड़पत्र पर लिखे हुए प्राप्त हुए हैं। भास के अश्वघोष के नाटक प्रमुख है। भास एक ऐसे नाट्यकार जिन्हें 13 नाटकों संग्रह लिखा था। भास के अश्वघोष के नाटक प्रमुख हैं, जो ताड़पत्रों पर लिखे गए थे। इस लेखक ने बुद्ध चरित्र नाम से जीवनी लिखी थी, अश्वघोष ने। इस ग्रंथ ने भारत, चीन और तिब्बत तक ख्याति पाई। कालिदास संस्कृत साहित्य के सबसे बड़े कवि नाटककार रहे। कहा जाता है कि वे गुप्त वंश के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में उनके दरबार में रहे। कौन? कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय के। कहा जाता है कि गुप्त वंश के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शासनकाल में उनके दरबार में के 9 रत्नों में से एक थे। उनकी रचनाओं में जीवन के प्रति प्रेम, प्राकृतिक सौंदर्य की गहरी झलक मिलती है। शकुंतला कालिदास का प्रसिद्ध नाटक था, जिसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। विद्वान गेटे ने भी इसकी काफी प्रशंसा की। कालिदास की प्राकृतिक सौंदर्य व प्रेम पर आधारित रचना मेघदूत में भी काफी ख्याति होती है, यानी मेघदूत भी उनकी रचना है। कालिदास से पूर्व शूद्रक की नाट्य रचना मृच्छकटिकम यानी मिट्टी की गाड़ी भी प्राप्त हुई, जो काफी बनावटी रूप में है, लेकिन प्राचीन सभ्यता की झलक देती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही लिखा गया नाटक मुद्रा राक्षस, जिसके लेखक विशाख दत्त थे, प्राप्त हुआ। इसमें उस समय के राजनीतिक दर्शन होते हैं। राजा हर्ष ने 3 नाटकों की रचना की, क्योंकि वे भी एक महान नाटककार थे। नाट्य कला का ह्रास मतलब गिरावट आई। 19वीं शताब्दी में नाट्य शैली का लगभग ह्रास होने लगा। अब नाटकों का स्थान छोटी छोटी काव्य रचनाओं ने ले लिया। प्राचीन नाटकों की भाषा मिली जुली है। संस्कृत प्राकृत यानी संस्कृत की बोलचाल का रूप इसमें अधिक मिलता है। प्राचीन नाटकों की भाषा मिली जुली, इसमें संस्कृत प्राकृत यानी संस्कृत की बोलचाल का रूप इसमें अधिक मिलता है। नाटक में शिक्षित पात्र संस्कृत सामान्य व अशिक्षित पात्र बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग करते थे। बोलचाल की भाषा का ही क्या करते थे? प्रयोग करते थे। वास्तव में साहित्य को लोकप्रिय कला के मध्य समझौता किया गया। लोकमंच का विकास, अगला बिंदु है लोकमंच का विकास। नाटक अधिकतर अभिजात वर्ग तक सीमित रहे, जबकि साहित्यिक रंगमंच के साथ साथ लोकमंच भी पूर्ण रूप से विकसित होता रहा। इसी आधार पर भारतीय पुराकथाएं, महाकाव्य की गाथाएं व अन्य छोटे छोटे नाटकों की प्रस्तुति लोकमंच पर निरंतर होती रही। अगला बिंदु है संस्कृत भाषा की जीवंतता और स्थायित्व, मतलब संस्कृत भाषा की जीवंतता। अब इसमें क्या कहा गया है? संस्कृत भाषा अपने आप में पूर्ण, संस्कृत भाषा पहला बिंदु है, संस्कृत अपने आप में पूर्ण। संस्कृत भाषा अपने आप में पूर्ण रूप से समृद्ध है। आज भी आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी के रूप में से जाना जाता है। यह भाषा 2600 वर्ष पूर्व पाणिनि द्वारा व्याकरण के दायरे में जकड़ी गई, मतलब 2600 वर्षों पूर्व महान व्याकरणीय पाणिनि ने इसे व्याकरण के दायरे में जकड़ा। आज भी इसके स्वरूप में बदलाव नहीं आया है। इस भाषा से अनेक भाषाएं तो निकलती चली गई, लेकिन संस्कृत के वास्तविक स्वरूप में कोई बदलाव नहीं कर पाया। यह भाषा निरंतर विस्तार पाती गई, संपन्न हुई और पूरी तरह से अलंकृत की गई और अपने मूल के साथ सदा जीवित रही। संस्कृत की विशेषता, संस्कृत की अपने शब्दकोश के साथ ऐसी विशेषता है कि आज भी प्राचीन संस्कृत के ऐसे विशेष शब्द हैं जिनका विदेशी भाषाओं में अनुवाद नहीं हो पाया है। ये विशेषता है कि आज भी ऐसे शब्द हैं इनके विदेशी भाषाओं में अनुवाद नहीं हो पाया। विदेशी विद्वान सर विलियम जोन्स का मत, सर विलियम जोन्स ने 1784 में कहा था, संस्कृत भाषा पुरानी होने के बावजूद भी यूनानी भाषा से अधिक पूर्ण, लातीनी के मुकाबले अधिक उत्कृष्ट व परिष्कृत है। लैटिन भाषा से अधिक क्या है? उत्कृष्ट है, परिष्कृत है। लेकिन ये तीनों भाषाएं मिलती जुलती हैं। उनका यह भी मानना है कि इन भाषाओं के उद्गम का स्रोत एक ही है। तो हम संस्कृत भाषा की जीवंतता स्थायित्व तक इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसे आगे वाले में बातें जो दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे, जिसमें दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारतीय उपनिवेश और संस्कृति का अध्ययन करेंगे।
ये आप इसको पुस्तक को पढ़ना, इनको पढ़ना, देखने के बाद आप देखेंगे आपको बहुत कुछ गुप्तकाल और बाद में आने वाले वंशों की और दक्षिण भारत की भाषाओं की आपको जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।